औज़ुबिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर अपने इस फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे अपने फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक को, जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो दूसरा हमारा पार्ट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि एक मेथड है जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू को इवेलुएट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक न्यूज़ेस को देखते हुए। इकोनॉमिक न्यूज़ेस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें भी होती हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ें भी होती हैं, डेटा होते हैं, नंबर्स होते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स के, जैसा कि जिसको इकोनॉमिक इंडिकेटर भी कहा जाता है। जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ठीक है। इसी तरह से कंजम्पशन हो गई, प्रोडक्शन हो गई, और रिटेल सेल्स हो गई, हाउस सेल्स हो गई। इस तरह के बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेटस, वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताते हैं। जीडीपी हो गई किसी भी मुल्क की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की कंट्री की इकोनॉमी को बताते हैं। अब इसको अगर आपने सिंपल समझना है तो आपको एक घर को की तरह इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ओवरऑल मुल्क की बात करेंगे तो हम चीज़ों को हो सकता है उस तरह से नहीं समझ पाए। लेकिन एक घर की मिसाल ले लेते हैं कि मान लें आपका घर जो है वो आपका मुल्क है, ठीक है। तो अब अगर मुझे जानना है आपके घर की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वीक है, स्ट्रांग है, तो उसके लिए मैं ये देखूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर आपकी जो स्टेटस है वो क्या है, आपकी जो इनकम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरनल मामलात, घर के अंदरूनी मामलात कैसे हैं, आपके जो बैरूनी मामलात हैं वो कैसे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके घर से कितने लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी जो सर्विसेज हैं या अपनी कोई अपनी सर्विसेज है वो उसको सेल आउट करके, यानी काम करके पैसे कमा रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं घर में, वो देखूंगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि उस घर की जो है वो स्टैंडिंग क्या है और वो उसकी ग्रोथ क्या है। तो अब इसको जान के अब हम आते हैं एक मुल्क पे। तो बिल्कुल मुल्क भी इसी तरीके से है कि एक मुल्क में उसकी इनकम क्या है, वो गुड्स की, सर्विसेज की खरीदो फरोख्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है, उसके मुल्क के लोग एक्सपोर्ट अपनी सर्विसेज कितनी करके बाहर का पैसा घर के अंदर, मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक घर में अगर 5 अफराद हैं, 4 जो है वो, 2 3 एक ही जो है वो कमा रहा है, बाकी सब नहीं एफर्ट कर रहे, सही है। तो जाहिर सी बात है वही चीज़ रहेगी। तो मुल्क में भी अगर जितने लोग हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो वो वीकनेस की तरफ जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, रोजगार के मौके हैं, तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की, फंडामेंटल एनालिसिस में हम किन चीज़ों को देखते हैं। तो इस इन चीज़ों को कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस बताता है ये किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की। अच्छा, मैंने ये मॉड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ है,
तो इसलिए इसको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं और इसको पढ़ के भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आइडिया हो सकता है। तो अगर मैं वीडियो में या अपने इसी लेक्चर में कोई चीज़ मैं मिस करूँगा तो वो आप जो है वो उसको इस मॉड्यूल को देख के आपको कवर अप हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जाहिर सी बात है इसमें वर्ड बाय वर्ड टू वर्ड तो नहीं आपको चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, मैं ओवरऑल समझा दूंगा, तो वो चीज़ जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। इसी तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो कि बहुत सारे हैं। उनको हमने जो है वो डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक लीडिंग इंडिकेटर है और एक जो है वो आपका लैगिंग इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर की एक ट्रेड बैलेंस की एक एग्जांपल ली है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि किसी भी कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, इसको कहते हैं ट्रेड बैलेंस। इसी पे देखा जाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में कम है ज़्यादा है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है, इसको कहते हैं ट्रेड बैलेंस। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि बताता है कि अगर पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, जिसका मतलब है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ मिलेगी नेशनल करेंसी को। नेशनल करेंसी जिस भी कंट्री की हम ट्रेड बैलेंस को चेक करेंगे उसकी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो उस करेंसी को स्ट्रेंथ मिलेगी, वो करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है जिसका मतलब है कि एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, वीक होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे ममालिक से, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम पैसे वहाँ पे भेज रहे हैं जो कि रुपीस डॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो इंपोर्ट में होता है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने एक प्रोडक्ट जो कि बनाई जिसकी कॉस्ट हमें सारी आइडिया होता है कि वो कम की पड़ी सारी चीज़ें, लेकिन उसको हमने इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल रेट के मुताबिक सेल कर दिया। और जब हमने उसको सेल किया तो ये क्या कहलाएगा कि हमने उसको एक्सपोर्ट किया। और जब एक्सपोर्ट किया तो डॉलर्स में हमने अमाउंट रेमिटेंस के जरिए रिसीव की। तो ये क्या हुआ कि एक्सपोर्ट में क्या है फायदा है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट में आपको हमेशा क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि आप डॉलर आप अपने मुल्क में लेकर आते हैं। तो एक घर है जिसमें दो तरह के लोग हैं, दो घर की बात कर लेते हैं। एक घर में ऐसा है जिसमें बंदा जो है वो इम्पोर्ट करता है, सही है, और एक घर ऐसा है जिसमें बंदा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलो एक बात करते हैं कि एक आईटी का बंदा है जो कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट से मुराद ये कि उसको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है और वो पाकिस्तान के बजाय इंटरनेशनल मार्केट से वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनवा लेता है और उसकी पेमेंट वो डॉलर्स में पे करता है। तो उसकी चीज़ बन गई, लेकिन क्योंकि उसने बाहर से बनवाई थी ये, तो ये कहलाएगी इम्पोर्ट और वो डॉलर में पे कर देगा। दूसरे घर में एक बंदा है जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट की जो कंपनीज हैं वो उससे सॉफ्टवेयर बनवाती हैं और डॉलर में उसको पे करती हैं। तो वो अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन उसने सॉफ्टवेयर बनाया, डिलीवर कर दिया ऑनलाइन ही, और उसने डॉलर में उसको पेमेंट रिसीव हो गई। तो आप मुझे बताएं कि जो इंपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा या जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो स्ट्रांग होगा? तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि वो डॉलर में अर्न कर रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहा है वो वीक होगा क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। करेंसी कन्वर्जन जो पीकेआर डॉलर में कन्वर्ट कराएगा वो, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा, सही है। तो खैर ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है जिसपे वो ज़्यादा बात हो, बहुत ही कॉमन सी बात है। इसी तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं और उसके बाद आपके लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर में कंज्यूमर
कॉन्फिडेंस है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं, बिल्डिंग परमिट्स हैं, एवरेज वीकली आवर्स है, एनएफपी है, सीपीआई है, एफओएमसी है। बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो कि डिफरेंट करेंसीज और कंट्रीज की होती हैं, जो कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाती है। लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या कहलाती हैं कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद को इंसिडेंट इंडिकेटर है। तो उसके बाद फिर इनको हम एक एक करके जो है वो समझना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती हैं और इकोनॉमिक न्यूज़ कितनी अहमियत रखती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इसकी डिटेल हम जाहिर सी बात है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इसको देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में किस तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, अब फंडामेंटल न्यूज़ में क्या होता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री आ गया आपके सामने। forex-factory.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इकोनॉमिक न्यूज़ मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से चीज़ आ जाएगी कि ये चीज़ आपके पास आ गई, ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आप हर वक्त देख सकते हैं कि कितने लोग, कितने ट्रेडर्स इस वेबसाइट पे ऑनलाइन हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके क्या आएगा कि डेट आ रही होगी और आपके पास ये टाइम आएगा। अगर तो ये टाइम आपके टाइम के मुताबिक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके टाइम के मुताबिक नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन मिल जाए। एक दफ़ा चेंज कर लेंगे तो वो सेव रहेगा हर दफ़ा जब भी आप खोलेंगे, लेकिन एहतियातन आपने ये टाइम देख लेना है कि सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास न्यूज़ आ गई। एनजेडी, सीएनवाई, चाइना, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो, यूएसडी, इनकी न्यूज़ आपके सामने आ जाती है। उन न्यूज़ की यहाँ पे क्या आ रही है, डिटेल आ रही है। अच्छा, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है टाइम कि वेंसडे को ये न्यूज़ हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, इसको एक काम हम ये करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो आज का करंट है वो आ जाए। अच्छा, अब ये मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है। यहाँ से मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ और आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स फैक्ट्री पे टाइम लगाना है। अगर आप फंडामेंटल न्यूज़ के एक्सपर्ट, फंडामेंटल पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। और दिन में जितनी बार आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उतनी बार अगर आपने फॉरेक्स फैक्ट्री इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो डेट आ जाती है, पहले आपके पास आ गई थर्सडे फरवरी 15 को। ये टाइमिंग आ गई आपके पास न्यूज़ की, कौन सी न्यूज़ कब आएगी। ये करेंसीज आ गई आपके पास कि किस किस करेंसी की न्यूज़ है उन टाइम में। फिर उसके बाद ये इम्पैक्ट आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट। तो देखिए, ये इम्पैक्ट में आपकी आसानी के लिए इसमें दिया हुआ है कि येलो कलर में जो न्यूज़ होगी वो लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, कि उस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में लो होगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा न्यूज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़े। इसी तरीके से अगर हम ऑरेंज कलर में जो न्यूज़ है उसकी बात करें तो ये मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड होता है कि इस पे एक मीडियम इम्पैक्ट आएगा, ये है। सही है, इसी के साथ साथ रेड कलर में जो न्यूज़ है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हाई इम्पैक्ट आएगा मार्केट में।
ठीक है, ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये न्यूज़ आ गई कि न्यूज़ किस इदारे की है, किस गवर्नर की है, किस इदारे के मेंबर की है। न्यूज़ है, स्पीच है, डेटा है, या ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसकी एक टाइटल आपको मिल जाता है। जैसे अगर यहाँ की हम बात करें तो गवर्नमेंट काउंसिल मेंबर मेंडिस की स्पीक है, फिर एफओएमसी मेंबर बार की स्पीक है। ठीक है, इसी तरह से विजिटर अराइवल्स हैं मंथ ओवर मंथ। अब देखिए, नाम से भी बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी मैं आगे बताऊंगा कैसे पता चलेगा। विजिटर अराइवल का क्या मतलब है कि एनजेडी की न्यूज है, विजिटर अराइवल है मंथ ओवर मंथ के लास्ट मंथ के बनिस्बत इस मंथ जो विजिटर न्यूजीलैंड में आए हैं उनकी जो नंबर है वो लास्ट मंथ से इस मंथ बढ़ा बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, ये विजिटर अराइवल्स है। इसी तरह से आरबीए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इनको टाइम लगाते हैं, समझते हैं एक एक चीज को कैसे करना है, वो मैं आपको वक्तन फवक्तन गाइड करूंगा। और एक वक्त आएगा कि आप फंडामेंटल न्यूज के भी एनालिसिस के भी चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन देखें, इतना इजी नहीं है। एक ये सारे कंट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उन कंट्रीज के इदारे हैं, उन कंट्रीज के इदारों की ये न्यूज़ेस हैं जिससे इकनॉमी चल रही है, जिससे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन न्यूज़ेस को देख के अपने डिसीजंस बनाते हैं, अपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के, कि मार्केट में पैसा लगाना है तो कितना लगाना है या नहीं लगाना, या मार्केट में जो लगा हुआ पैसा है उसको निकालना है। इन सब चीज़ों के डिसीजन बैंक्स, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस करते हैं इन्हीं न्यूज़ेस को देख के। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ मैटर ऑफ टाइम के, सिर्फ क्या है कि टाइम आपने लगाना। आप कहें कि आप 1 महीने में ट्रेडर बन जाए, 2 महीने में, 3 महीने में ट्रेडर बन जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तुक्के में तो आप बन सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रॉपर बनना है कि जिससे आपसे पूछा जाए कि यार ये ट्रेड आपने क्यों ली है, क्या सोच के ली है, तो ये, तो आप उसके 10 रीजंस बता सको कि आपने वो ट्रेड क्यों ली। और अगर उससे पूछा जाए कि यार ये ट्रेड लेते हुए आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में क्या देखा, वो आप बता दें, टेक्निकल एनालिसिस क्या देखें वो आप बता दें। तो देखिए, ये चीज़ है, और मैं इसी मकसद के लिए जो है वो अगर आपको सिखा रहा हूँ तो इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बने। वरना तो अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया और उसके बाद आप किसी को यही नहीं बता सके कि आपने वो ट्रेड वहाँ से क्यों ली, क्या सोचते हुए ली, ठीक है, और ना फंडामेंटल पे आप उस बंदे को जवाब दे सके, तो फिर मेरी मेहनत ज़ाया है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बनाऊँ और लॉन्ग टर्म का बताऊँ कि भाई पहले ये सोचे कि कितने टाइम आपने ट्रेड करनी है। अगर 1 साल करनी है तो आपके लिए 3 महीना 4 महीना सीखने में लगाना फजूल है। आप कहीं ऐसी जगह से सीखें जहाँ पे आपको 1 डेढ़ महीने में सिखा दिया जाए, ताकि 10 11 महीने आप काम कर लें। लेकिन अगर आपने लाइफ टाइम करनी है, अगले 20 25 साल करना है ये काम, तो 1 साल अगर आप सीखने में लगा देंगे तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगले 18 19 साल 25 साल आपने कमाना ही है। तो ये जो चीज़ होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स में जो मैं मुझसे सीख रहे हैं उनमें ये चीज़ डेवलप करूँ, क्योंकि ये वो हकीकत है जिससे आप कभी भी जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहते कहते कि यार 1 साल में कौन सीखता है, ये कहते कहते आपको 1 साल गुजर जाएंगे और तब जाके आप सीखेंगे। लेकिन जो सीखने का टाइम होता है उसमें आप ये पूछेंगे कि यार 1 साल तो बहुत ज़्यादा होता है, और वो 1 साल बोलते बोलते गुजर जाएगा। तो ये तो खैर हर बंदे के अपने ऊपर है कि वो कितना टाइम लगाता है। तो मेरे लेक्चर में आपको हमेशा इस तरह की बातें मिलेंगी जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं इसको आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल डिटेल की तरफ आ जाते हैं। तो आपने इस पे क्लिक करना है अगर आप इस न्यूज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं।
तो देखिए आपके पास यहाँ पे सब आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है, कि क्यों, किस बारे में ये न्यूज़ है। सोर्स आ जाएगा कि ये न्यूज़ की सोर्स क्या है, ठीक है। बैंक ऑफ कनाडा की सोर्स है, ठीक है, बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से न्यूज़ है, ये कहने का मकसद है। स्पीकर कौन है? बैंक ऑफ कनाडा का डिप्टी गवर्नर राय मेंडेस, ये स्पीकर। यूजुअल इफेक्ट क्या है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है, ये इफेक्ट आएगा। एफएफ नोट क्या है कि अपॉइंटेड गवर्निंग काउंसिल मेंबर, वाई ट्रेडर, क्या ट्रेडर्स को क्यों ट्रेड करनी चाहिए, वो नोट यहाँ पे आ जाएगा। इन चीजों को हम पढ़ते हैं। और एक्रो एक्सपेंड क्या है कि बीओसी का मतलब बैंक ऑफ कनाडा, ये हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नजर आती है कि इस न्यूज का मतलब कि क्या है, सारी मालूमात मिलती है। और जब आप 2 महीने 3 महीने डेमो अकाउंट पे काम करते हैं, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपने सीखने के बाद 2 महीना एटलीस्ट डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, तो वो इसीलिए करते हैं कि एक एक न्यूज़ के बारे में आपको पता चलता जाए और वो आप जानते रहें। जब आप डेली देखेंगे तो 2 महीने में आपको काफ़ी सारी न्यूज़ेस के बारे में पता होगा कि कौन सी न्यूज़ कब आती है और क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। इसी तरह से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस पे हमने खोल लिया तो ये आ गया कि भाई ये क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। सोर्स क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आरबीए, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गवर्नर मिचेल ब्लॉक। यूजुअल इफेक्ट आ गया, एफएफ नोट आ गया, ट्रेडर्स को क्यों केयर करनी चाहिए, मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होगी इस पे या कम होगी, वो आ गया। तो ये आपके पास आ जाती है। हिस्ट्री आ जाती है कि यही न्यूज़ लास्ट पिछली जो आई थी वो कब कब आई थी, वो डेट्स आ गई। रिलेटेड स्टोरी आ गई, सही है, अगर आप ये चीज़ है। अच्छा, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप न्यूज़ेस को स्टडी करते हैं और उसके बाद आप काम करते हैं। तो शुरू में हम क्या करते हैं कि आप, क्योंकि एक बंदा एक वक्त में कितनी जगह पे काम करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, फ़िल्टर लगाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चीज़ है ये है एक्चुअल, फिर उसके बाद आ जाता है फोरकास्ट, उसके बाद आती है प्रीवियस। तो जो न्यूज़ जिस टाइम पे है, जब उसका टाइम आएगा और न्यूज़ का डेटा आएगा तो वो कहलाएगा एक्चुअल, ठीक है। यानी एक्चुअल कब आता है कि जब न्यूज़ रिलीज हो जाती है तो एक्चुअल डेटा आ जाता है। फोरकास्ट क्या है कि फॉरेक्स फैक्ट्री की फोरकास्ट या उस इदारे की फोरकास्ट है कि हम यहाँ पे इस न्यूज़ को देख रहे हैं। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, तो कहते हैं कि हमारा ये फोरकास्ट है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होगा, लेकिन एक्चुअल क्या होगा वो आपको न्यूज़ के टाइम पे ही पता चलेगा। प्रीवियस क्या है कि पिछले महीने जो, या पिछली दफा जो ये न्यूज़ आई थी उस पे जो डेटा आया था वो क्या था, वो प्रीवियस आ जाएगा। तो प्रीवियस होता है, एक फोरकास्ट होता है और एक्चुअल होता है। तो एक्चुअल डेटा जब आता है तो हम उसको फोरकास्ट और प्रीवियस के मुकाबले में देखते हैं कि वो बड़ा है या कम हुआ है। बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट उस करेंसी पे क्या होगा, और उस करेंसी पे क्या होगा, और उसके बाद वो करेंसी, मान लें यूएसडी है, तो वो जिन जिन पेयर्स के साथ हैं या जो गोल्ड के साथ हैं तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखते हैं। और अगर वीक हुई है तो उस करेंसी, या डेटा कम आया है, लो आया है एक्चुअल डेटा, तो हम ये देखते हैं कि उस करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। अगर वीक का होगा तो वो करेंसी जिस जिस करेंसी के साथ उसका पेयर है उनका क्या होगा, तो ये चीजें जो है वो पता चलती है। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री है। जरूरी नहीं कि मैंने जितना बताया है आप उतना ही देखें और उसके बाद आप कहें कि यार उससे आगे तो बताया नहीं। तो देखिए आपको सोर्स बता दी है, चीजें बता दी हैं, उसके बाद आपकी मेहनत है कि आप किस चीज में कितना घुसते हैं। वो आप घुसे हैं, चीजें तो अनलिमिटेड है, एक समंदर है, ठीक है। मैंने आपको एक जगह दिखा दी है, तो अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कैसे समझते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, बंदे के पास वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, जिसके पास कम टाइम होगा उस टाइम कम टाइम लगाएगा। चीज़ें सारी इंग्लिश में है लेकिन बहुत आसान है,
जो चीज़ समझ में आ रही है उसको पढ़ा, और यानी अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये हेडिंग है इसको देखना चाहिए क्या कह रहे हैं, तो आप उसको कॉपी करें पैराग्राफ को, गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, इंग्लिश टू उर्दू सेलेक्ट करें, वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वो ट्रांसलेट करके उर्दू में समझा देगा। पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इतना आसान तो नहीं है। हाँ, अगर आपने CSS किया हुआ होता तो बहुत आपके लिए आसान होता, ठीक है। अगर आपने CSS पास किया हुआ होता, क्वालिफाइड होते आप, तो आपके लिए ये चीज़ कुछ भी नहीं होती, क्योंकि CSS की जो पढ़ाई है उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई आपने अगर इंटरनेशनल रिलेशंस लेना है या इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करनी है, तो आप सेलेक्ट कर लें कि आप किन 3-4 कंट्रीज पे काम करेंगे, सही है, या सब पे करेंगे, और फिर उसके बाद आपको उन कंट्रीज का एक एक चीज जब से वो बने हैं तब से लेके अब तक देखना होता है, कब कौन लीडर आया, उसने क्या किया, फिर इकोनॉमी में क्या शिफ्ट आया क्या नहीं आया, एक एक चीज आप उसकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपसे क्या चीज पूछ ली जाए आपको नहीं पता। तो इसीलिए दुनिया पाकिस्तान में है तो सबसे जो टफ टेस्ट है वो जाहिर सी बात है CSS का है। और क्राइटेरिया सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप CSS क्वालिफाइड है तो ये चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी, आप जल्दी जल्दी पिक कर लेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ गया है। और अगर आपने CSS नहीं किया तो अब आपको मौका मिल रहा है कि आप एक ऐसे काम में आ गए हैं कि आपको वो चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है जो कि एक CSS को पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलें, यहाँ का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा मकसद था आपको फंडामेंटल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं उसके बारे में बताना, और उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री का एक ओवरव्यू देना कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी।